करंट पे बात कर रहे हैं हम लोग, और इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो जो करंट इन्वायरमेंट है वो भी, और वैसे भी चीज़ें इस पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो। तो पहला पॉइंट जो है, पारे पर मिनीमाता अभिशय। पारे पर मिनीमाता अपशमय COP4 COP4 पारे पर मिनीमाता अपशमय मिनीमाता कन्वेंशन और मरकरी के पक्षकारों के सम्मेलन की चौथी बैठक COP4 के 2 खंडों में आयोजित हुई। पहले बात तो पूछ सकते हैं वैसे भी कि मिनीमाता अपशमय से संबंधित है, तो पारे से। प्रथम खंड 1 से 5 नवंबर 2021 के मध्य ऑनलाइन माध्यम से, जबकि द्वितीय खंड बहुत महत्वपूर्ण होता है 21 से 25 मार्च 2022 के दौरान बाली इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया में एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें मिनीमाता अपशमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया में एक वैश्विक बाली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें मिनीमाता अपशमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया। हालांकि ये घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है। पारे पर मिनीमाता अपशमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। पूछ सकते हैं ऑप्शन में देकर के पूरा। तो मिनीमाता अपशमय वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। याद रखें इस बात को। इस अपशमय का नाम उस जापानी नगर मिनीमाता के नाम पर रखा गया है जो 1950 के दशक में मिनीमाता रोग का केंद्र बन गया था। क्वेश्चन अलग से आता है कि मिनीमाता डिसीज किससे होती, तो पारे से, HG मरकरी से। ठीक है, याद रखें इस बात को। मिनीमाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली तंत्रिका संबंधी बीमारी। कैसी तंत्रिका संबंधी बीमारी है? नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 22 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट में 117 देशों पर आधारित है और 117 देशों को PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। और इसमें जो शीर्ष 3 देश क्रमशः हैं जहां पर सबसे एयर खराब है, वो बांग्लादेश, चाड, पाकिस्तान। टॉप में बांग्लादेश, चाड, पाकिस्तान। नंबर 1 पर कौन है पूछेंगे आपसे तो बताएंगे बांग्लादेश, है ना। और भारत कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। भारत 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, बिगेस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नई दिल्ली है। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी? नई दिल्ली, जिसकी PM 2.5 सांद्रता 85 UG प्रति मीटर है। दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के 11 शहर शामिल है। याद रखना इस बात को। भारत की आर्कटिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं। 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की आर्कटिक नीति, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी जारी की गई। इस आर्कटिक नीति का शीर्षक क्या है पूछ सकते हैं आपसे। भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग्स अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। भारत की आर्कटिक नीति के 6 स्तंभ में 6 पिलर हैं जो निम्नलिखित हैं: विज्ञान एवं अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण। उल्लेखनीय है कि आर्कटिक को सामान्यतः आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। 8 आर्कटिक देश यथा कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका आर्कटिक काउंसिल का निर्माण करते हैं, आर्कटिक परिषद का निर्माण करते हैं। पूछ सकते हैं कि आर्कटिक काउंसिल में कितने देश हैं, तो 8 कौन कौन है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका। तो ये आपका क्या हो गई? आर्कटिक परिषद। भारत के आर्कटिक के साथ ही जुड़ाव की शुरुआत फरवरी 1922 में पेरिस में स्लावार्ड संधि के हस्ताक्षर करने पर हुई थी। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक के अपने प्रथम वैज्ञानिक अभियान को लॉन्च किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, वर्ष 2008 में स्वालबार्ड स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को राष्ट्र को समर्पित। तो पहला जो आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? हिमाद्री है। कौन सा है आर्कटिक में? हिमाद्री। वर्ष 2014 में कांगजी डॉर्सन ने इंडार्क नामक भारत की प्रथम बहु सेंसर मूड वेधशाला की तैनाती, इंडार्क की भी तैनाती की गई 2014 में। ठीक है। 2016 में ग्रुप डेट। डीप ओशन मिशन 16 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन DOM को लॉन्च किया गया।
इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि 2021-26 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया गया है ना। तो डीप ओशन मिशन एक बहुस्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है ना। डीप ओशन मिशन के तहत क्या है कि 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु क्या करना है, डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी मैंड सबमर्सिबल का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक कुछ चुनिंदा देश ही गए, कौन कौन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस तथा चाइना। अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस तथा चाइना, भारत ऐसा अगले 6 देश होएगा, है ना। तो 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए बात की जा रही है भारत में। डीप जानकारी याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर का दशक घोषित किया है। 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया। अगला है अरावली जैव विविधता पार्क, भारत का प्रथम OECM स्थल। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पूछ लेते हैं अलग से। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया था, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का अवसर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। तो आप याद रखें कि पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। कौन सा, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम में। और ये दर्जा किसने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा दिया गया। किस द्वारा, IUCN द्वारा। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गुरुग्राम स्थित 40 वर्ष पुराने खनन स्थल को एक शहरी वन सिटी फॉरेस्ट में परिवर्तित करने के माध्यम से अरावली जैव विविधता पार्क को विकसित किया गया। ये पार्क गुरुग्राम नगर निगम तथा IIM गुड़गांव का ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है, याद रखें इस बात को। ये पार्क लगभग 392 एकड़ एरिया में फैला हुआ, इतना महत्वपूर्ण खैर नहीं है। जो क्वेश्चन था वो OECM क्या है, तो OECM का पूर्ण रूप क्या होता है पूछ सकते हैं, अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM। तो भारत का पहला OECM अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में हो गया, याद रखेगा। नए भारतीय रामसर साइट कौन है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी के अवसर पर भारत की 2 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट में शामिल किया गया। 2 कौन कौन सी बहुत महत्वपूर्ण थी, गुजरात और, तो पहला ये कौन सी है, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की। तो इस प्रकार भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है, 49। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारत में रामसर साइट टोटल कितने हो गए, तो 49 हो गए हैं, जो साउथ एशिया में मैक्सिमम में सर्वाधिक है। भारत के इन 49 रामसर स्थल में कुल कितना हेक्टेयर हो देख लीजिए। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य मीठे पानी की वेटलैंड है, फ्रेश वाटर है। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य मीठे पानी फ्रेश वाटर की आर्द्रभूमि है, कहाँ पर, गुजरात में। खिजाड़िया कहाँ पर, गुजरात में, जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। और जबकि वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में स्थित, आप सब जानते हैं वखीरा संत कबीर नगर जिले में, पूर्वी यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है, लार्जेस्ट नेचुरल, है ना, फ्लड प्लेन वेटलैंड है। इस प्रकार यूपी में अब रामसर साइट कितने होगा, यूपी वाले याद रखें, यूपी में कुल अब 10 रामसर साइट हो गए। कितने, बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल इंडिया में 49 है, उसमें से यूपी में 10 हो गए हैं। इससे पूर्व 14 अगस्त 2021 को भारत ने 4 नए आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित किया। 4 कौन थे नए जो आए थे, उसमें गुजरात के 2 थे, बधवाना आर्द्रभूमि तथा थोल झील आर्द्रभूमि, और हरियाणा के 2 थे, भिंडावास और सुल्तानपुर, हैं जो 4 नए बने थे। इसके पहले 2 थे गुजरात के बधवाना वेटलैंड्स और थोल झील, इसके अलावा हरियाणा के भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बधवाना गुजरात के बड़ोदरा जिले में, है ना, थोल झील गुजरात के मेहसाणा जिले में, है ना, थोल झील गुजरात के मेहसाणा जिले में। भिंडावास मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है ना, हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड्स है, ये झज्जर जिले में है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है, तो याद रखेंगे। अगला सत्यामंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड मिला है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ था, टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2022 को भारत के सत्यामंगलम बाघ अभ्यारण्य को
प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बर्दिया नेशनल पार्क कहाँ का है, पूछ सकते हैं, नेपाल का। बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल को भी TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इन दोनों ही स्थलों को 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में दोगुनी वृद्धि करने हेतु पुरस्कार दिया गया है। T/2 मतलब 10 साल में दुगने बाघ कर दिए हैं। सत्यामंगलम बाघ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर है भी है। तो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में है, पूछ सकते हैं। तो सत्यामंगलम बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। 2013 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये अभ्यारण्य नीलगिरी जैवमंडल भूदृश्य नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का एक अंग है, जहाँ विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। 2011 में इस बाघ अभ्यारण्य मात्र 25 बाघ थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 80। तब दुगने तिगुने से भी ज़्यादा हो गई है, 80 पहुँच गई है ना। 85 पहले 25 थे, तो याद रखेंगे इस बात को। TX2 अवार्ड क्या होता है, बाघ संरक्षण अवार्ड्स निम्न संगठनों कार्यक्रमों को दिए जाते हैं ना, वो याद रखेंगे आप। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े, और अभी सीधे क्वेश्चन इससे आर और उत्तराखंड पे दोनों आ चुके हैं, फिर भी बिहार और यूपी दोनों में आएंगे। भारत की 7वीं रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई, बहुत महत्वपूर्ण, प्रत्येक पॉइंट आपको इस पर याद करना है। कब आई, 13 जनवरी 2022 को। कौन सी रिपोर्ट थी, 17। देश का कुल वन और कुल वृक्षादित क्षेत्र कितना हो गया है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो देश के टोटल जोग्राफिकल एरिया का भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 24.62% एरिया पर वन हो गए हैं, है ना। कुल वनावरण कितना है, 7,13,789, जो 21.7। अगर खाली वनावरण पूछेंगे तो 21.7%, वन और वृक्षावरण दोनों तो 24.62। रट लेना है, कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है। 21.7% भाग पर वनावरण, जबकि 2.91% भाग पर वृक्षावरण, टोटल 24.62 है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो वन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यूपी में कितना हो गया है, 6.15%, लगभग 7%, 6.15 है। सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, मिजोरम में है। उसके बाद अरुणाचल, फिर मेघालय। मिजोरम में 84.53, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये गलत नहीं होना चाहिए कहीं से भी। सबसे ज़्यादा जो वनावरण 5 राज्यों में, महाराष्ट्र, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। यूपी में वृक्षावरण 3.8 है, और वनावरण आपका देख लिया, तो दोनों मिलाकर 22,238.89, 22,238.89। अभी आपने देखा कि 6.15 वृक्षावरण है, तो अगर दोनों जोड़ लेंगे तो 6,3,9 हो जाएगा, 9.23 ऊपर निकल जाएगा ना, ये 9.23 के आसपास आ जाएगा यूपी का ओवरऑल एरिया, है ना। यूपी में सबसे ज़्यादा जो वनावरण न्यूनतम परसेंटेज कहाँ पर है, भदोही, मैनपुरी, देवरिया में है। यूपी की अगर बात कर रहे हैं, न्यूनतम भदोही में है वृक्षावरण परसेंटेज, अधिकतम आपका सोनभद्र में है, फिर चंदौली, चित्रकूट। अगला है काजू वैली वेटलैंड्स, तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया। कौन सा, काजू वैली। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली वेटलैंड्स को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसकी घोषणा तमिलनाडु के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई। इसकी अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। पूछ सकते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 में। ये आर्द्रभूमि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर एवं मरुक्कम तालुका में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। इस आर्द्रभूमि को पुलिकिट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैक वाटर लेक इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, किसके बाद, पुलिकट के बाद। ये आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, गलत नहीं करना किसी भी हाल में। नेक्स्ट है, नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशांक जारी किए गए। कब, 22 दिसंबर 2021 को WHO ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में तहत 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 और PM 10 के लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई है। WHO के नए मानक क्या हो गए, PM 2.5 का जो वार्षिक औसत होना चाहिए 5 मिली, है ना, म्यूजी प्रति m³ होना चाहिए। जब PM 10 का है 15 है, NO2 का 10 UG, ऐसे करके पूरे यहाँ पर दिए हैं, तो ये याद रखेंगे इस बात को, कहीं पूछ लेते हैं। स्मॉग टावर 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश से स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने आनंद विहार, नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील
स्मोक टावर का उदाहरण किया, यानी पूछ सकते हैं भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ बनाया गया है, तो आनंद विहार नई दिल्ली में पहला फंक्शनल स्मोक टावर। तो याद रखेंगे, इसको कभी भी गलत नहीं करना है, पूछेंगे आपसे तो आनंद विहार नई दिल्ली कर देंगे। अन्य स्मोक टावर इसके अलावा चंडीगढ़ में एक और एक कनॉट प्लेस में भी है ना, तो ये देख लेना इनको, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रथम डुंगोंग संरक्षण रिजर्व पूछ सकते हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की। किसने? तमिलनाडु ने। डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व देश का पहला है। कहाँ पर किया है? अरादी पट्टिनम से अमापट्टिनम तक मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में है ना, तो याद रखेंगे इस बात को। डुंगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है, इसे समुद्री गाय सी काऊ के रूप में जाना जाता है। डुंगोंग को समुद्री गाय सी काऊ के रूप में भी जानते हैं। प्रतिवर्ष 28 मई को 28 मई को डुंगोंग दिवस मनाया जाता है, याद रखें इस बात को। सीसायुक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेपी ने विश्व को सीसायुक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसायुक्त पेट्रोल की प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बन गया। उल्लेखनीय है कि सीसायुक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी और 1970 में तक संपूर्ण विश्व सीसायुक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था, लेकिन 2002 से फिर इसको बैन किया गया और अब जाकर पूरी दुनिया इससे फ्री हो गई। अगला है रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गए। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक जो चीन के फुझोऊ में, पूछ सकते कहाँ हुई थी, 44वीं बैठक चीन के फुझोऊ में हुई। वहाँ पर रामप्पा मंदिर और धौलावीरा, तो भारत के जो नए स्थल शामिल किए गए वो ये है रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। और इस बैठक में 34 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 29 सांस्कृतिक, 5 प्राकृतिक। तो अब दुनिया में 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 1154 हो गई है, 1154 हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के जो दिए गए, तो इसमें 2 नए स्थल आए। एक तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है तथा सैंदो स्थल धौलावीरा गुजरात को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां और धौलावीरा को 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर क्लब के सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर लिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहाँ पर 40 हैं। भारत के कुल 40 स्थलों में से 32 स्थल सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं, 7 प्राकृतिक नेचुरल हैं और एक मिक्स है। जो 40 कुल धरोहर शामिल है भारत के यूनेस्को के, उसमें 32 सांस्कृतिक कल्चरल, 7 प्राकृतिक, 1 स्थल मिश्रित है। और सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिनमें कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं। तो सर्वाधिक कहाँ के शामिल है अगर आपसे पूछेंगे तो नंबर 1 पर इटली है जहाँ के 58 है, नंबर 2 पर चाइना 56 है। तो जो सुपर 40 क्लब के अन्य देश हैं, इटली 58, फ्रांस 49, जर्मनी 51, स्पेन 49 और चीन 56। तो इटली टॉप पे है, चाइना नंबर 2 पर है, जहाँ पर 40 से अधिक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब बात करते हैं जो भारत के शामिल हुए 2 स्थल, उसमें क्या खास बात है। तो जो पहला शामिल किया गया काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालम गेट गांव में, इसी को रामप्पा मंदिर बोलते हैं, इसी को काकती रुद्रेश्वर मंदिर। काकती राजवंश के शिल्प कौशल का ये अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकती शासक गणपत देव के एक सेनापति रेचाला रुद्र द्वारा करवाया गया था। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इसका नामकरण रामप्पा मंदिर किया गया। जो मुख्य मूर्तिकार कौन थे? रामप्पा। ये स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं। शिव मंदिर होने के कारण से रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा जाएगा। इसके अलावा धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पाकालीन शहर है, सिटी है, इसे भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का भारत से जुड़ा ये पहला स्थल है। मतलब भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से पहला साइट है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया। किसे? धौलावीरा को। प्रथम हड़प्पाई स्थल 1980 में इसको शामिल किया गया। तो कौन सा? पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो। जो पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो है प्रथम हड़प्पाई स्थल, जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, है ना। ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे। धौलावीरा की खोज 1967-68 में किसने की थी पूछ सकते हैं हिस्ट्री में, तो जगपत जोशी ने की थी। ये कच्छ के महान रण में स्थित है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, गुजरात में इसके अलावा जो अन्य विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं वो भी आप, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर,
चंपानेर, पावागढ़, पुरातत्व पार्क और रानी की बाव। ठीक, अब बात करते हैं 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता। 29 जुलाई 2021 को भारत के पर्यावरण वन मंत्रालय ने 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की। तो कौन कौन है देख लीजिए। 14 बाघ अभ्यारण्य फेमस हैं, पूछेंगे वैसे भी तो याद कर लीजिए। मानस, काजीरंगा, ओरंग, ये कहाँ पर है? असम में। टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो मानस, काजीरंगा, ओरंग असम के, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना MP के, पेंच महाराष्ट्र, वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, पराम्बिकुलम केरल, मधुमलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटक। इन 14 बाघ अभ्यारण्यों को से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता मिली। कौन कौन से? इससे 3 पहले वाले लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड और 24 परगना वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क और रूस के सिखोते अलिन नेशनल पार्क को भी CATS की मान्यता मिल चुकी है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क को भी मिल चुकी, बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद करिएगा। जो 13 टाइगर रेंज देश हैं दुनिया के, कौन कौन से हैं जहाँ पर टाइगर मिलते हैं? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और रसिया। CATS का पूरा नाम क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र और स्थल के लिए स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है। ठीक है, तो ये 2013 में लॉन्च की गई थी CATS। UNFE16 26 से 29 अप्रैल 2021 के बाद न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 16वां सत्र आयोजित हुआ है ना। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई, तो याद रखिए। अगला है प्लेटिपस अभ्यारण्य। ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के विश्व का प्रथम अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये भी सिडनी के पास है। देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा? बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो देश का 51 नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य, देश के 51वां कौन सा हो गया? श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई। श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है ना। तो याद रखेंगे इस बात को। जो 50वां था वो अरुणाचल प्रदेश का कमलांग था। 50वां कौन था? अरुणाचल प्रदेश का कमलांग 50वां था वो, तो याद रखेंगे इस बात को पूरा। तमिलनाडु में जो बाघ अभ्यारण्य कौन कौन है? कर्ड, मंडुमथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यामंगलम, श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई। यानी कि इस तरह ये कौन सा हो गया है? 5वां। ठीक है, और जो अभी टाइगर की काउंटिंग हुई थी लास्ट 2018 में, उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। कितनी है? 2967 है। नवीनतम बाघ रिपोर्ट के अनुसार 2967 है। जबकि सर्वाधिक टाइगर MP में 526, इसलिए MP को टाइगर स्टेट कहते हैं। और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य MP और महाराष्ट्र में है। टाइगर रिजर्व 6 महाराष्ट्र, 6 MP में है। याद रखेंगे इस बात को भी, गलत नहीं करना है ना किसी भी हाल में क्वेश्चन। रक्षा विज्ञान की बात कर लें, कुछ पॉइंट स्पेस। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MIRSAM का परीक्षण किया गया 30 मार्च 2022 को उड़ीसा के चांदीपुर में। तो भारतीय थल सेना में प्रयोग किया MRSAM का विकास किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि इतना है कि 70 की इसकी रेंज है। हाँ, जो अगला पॉइंट है हंसा NG, नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है। पूछ सकते हैं हंसा NG क्या है? तो 19 फरवरी से 5 मार्च 2020 के बीच भारत के प्रथम स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान, फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान हंसा NG को समुद्री परीक्षण में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। किसको? हंसा NG, याद रखेंगे है ना। कहाँ से किए गए? पुडुचेरी से किए गए। 80 नॉट की गति से ये 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। हंसा विमान की प्रथम उड़ान 1993 हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो पॉइंट हो सकते हैं वही करते हैं हम लोग। जो देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जा रहा है पूछ सकते हैं। तो MP के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? MP के ग्वालियर में। ठीक है, ड्रोन स्कूल। प्रलय भारत की नई मिसाइल है। दिसंबर 21 में DRDO ने एक नई मिसाइल प्रलय के उड़ान परीक्षण को लॉन्च किया सफलतापूर्वक उड़ीसा के तट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। प्रलय तो नाम से भी खतरनाक है। प्रलय क्या है? एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। SRBM रेंज है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस, सतह सतह मार करने वाली मिसाइल है। सतह सतह, सरफेस टू सरफेस। कैसी है? सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली है। पूछ सकते हैं इसकी जो दूरी रेंज है 150 से 500 है। पूछ सकते हैं रेंज क्या है इस मिसाइल की? तो 150 से 500 किलोमीटर, 150 से 500 किमी के बीच है। तो याद रखेंगे इस बात को। INS खुखरी सेवामुक्त हो गई है। 23 दिसंबर 2021 को INS खुखरी को सेवामुक्त कर दी। किसे? INS खुखरी को। 89वीं सेना शामिल हुई थी।
अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, वो आप सब जानते हैं। अगला है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, 11 दिसंबर 2021 को स्वदेश निर्मित SANT स्टैंड ऑफ टैंक जो मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पोखरण रेंज भारत से किया गया, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ है, भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है तो 10 किलोमीटर, कितनी है 10 किलोमीटर। अब शीर्ष 10 जो शस्त्र उत्पादक कंपनियां हैं दुनिया की, उनकी बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती रिपोर्ट है, सिपरी की रिपोर्ट है। तो 6 दिसंबर 21 को दुनिया की 100 शस्त्र उत्पादक कंपनियों की सूची जारी की गई। किसने जारी की? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा। तो कौन सी कंपनी देख लीजिए। तो विश्व की सबसे बड़ी जो शस्त्र उत्पादक कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनियंस, तो वो कौन सी? तो नंबर 1 पे जो है लॉकहीड मार्टिन कॉर्प, कहाँ की है? अमेरिका की है ना। लॉकहीड मार्टिन कैम्प अमेरिका की है। दूसरी रेथियन टेक्नोलॉजी अमेरिका की है। बोइंग भी अमेरिका की है। यानी कि टॉप 5 1 2 3 4 5 वो सब कहाँ की है? अमेरिका की है। इस बात को याद रखेंगे, टॉप 5 अमेरिका की है। भारत की भी 3 कंपनियां शामिल है, पूछ सकते हैं, है ना। तो भारत की 3 कंपनियां कौन सी हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, भारतीय आयुध निर्माणी कंपनियां इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IOF, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक बेल, है ना। तो 3 कंपनियां भारत की शामिल हैं। और 2020 में शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की सारी 1.2 थी, और शीर्ष 100 में 3 शामिल है भारत की, 42 स्थान पर HAL, 60 पर IOF, 66 पर BEL, है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पिनाक FER मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दिसंबर 2021 में पिनाक ER मल्टी बैरेट रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। पोखरण रेंज राजस्थान से किया गया, है ना। पिनाका एक मुक्त उड़ान फ्री फाइट बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, कैसी पूछ सकते हैं पिनाका? तो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पिनाका एक मुक्त उड़ान बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम पिनाक रखा गया। भगवान शिव का धनुष का नाम क्या था? पिनाक। इसकी जो रेंज है 38 से 48 किमी, 38 से 38 से 48 किमी है। पिनाक मार्क सेकंड जो बनेगी MK2, उसकी मारक क्षमता 60 किमी होगी, है ना, याद रखेंगे इस बात को। INS वेला नौसेना में शामिल हो गई, है ना। तो ये INS इसकी 6 हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही हैं पनडुब्बियाँ, वो 6 कौन सी? INS कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। पूछ सकते हैं कभी कभी, तो आप इनको कर पाएंगे कौन सी हैं। INS विशाखापत्तनम भारतीय नेवी में शामिल कर ली गई 21 नवंबर 21, कौन सी? INS विशाखापत्तनम। द सिटी ऑफ विशाखापत्तनम को द सिटी ऑफ डेंसिटी के नाम पर ही इस युद्धपोत का नामकरण किया गया है। 75% स्वदेशी उपकरणों से, है ना, याद रखेंगे इस बात को। तो गलत नहीं करना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। INS तुशील का जलावतरण किया गया, हालांकि इतना बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट नहीं है। तो जितने भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक पूछ सकते हैं। तो 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ पर? गोवा में। तटरक्षक पोत कौन सा? सार्थक। कहाँ पर समर्पित किया? गोवा में। पूछेंगे आपसे तो आप गलत नहीं करेंगे। अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 आप जानते हैं 1750 मीटर लंबी, 50 टन वजनी। अग्नि 5 एक त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है, पूर्णतः स्वदेशी। इसकी मारक रेंज कितनी है? 5000 किमी है, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 से 10,000 किया जा सकता है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास किया गया DRDO। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, इसीलिए मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। तो है ना, युद्धक टैंक क्या है? अर्जुन मार्क 1A, ये देख लेते हैं। और अगला कौन सा इसमें पॉइंट है? आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, है ना, जुलाई 2021 में उड़ीसा तट से सतह से हवा मार करती है आकाश, सरफेस टू एयर। और है ना, तो ये पूछेंगे आकाश, तो ये सरफेस टू एयर। वजन इसका 350 किलोग्राम है ना। परंपरागत जो था 720 था, और 80 किमी दूर है तक मारक क्षमता है। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया जा रहा है भारत में, तो ये याद रखेंगे। और इसके अलावा कोई अग्नि प्राइम मिसाइल हो चुकी, INS राजपूत सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप देख लेंगे, कहीं से भी आपको इनसे पूछा जा सकता है कुछ भी कभी भी।